अस्सलामुअलैकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू जोर का जोड़। मीरा जीशान की तरफ से आपको बहुत बहुत खुश आमदीद। और बहुत ही इंटरेस्टिंग मैच जो है वो इंडिया और बांग्लादेश के दरमियान जारी है टेस्ट का। बांग्लादेश जब पाकिस्तान के साथ खेल रहा था उस वक्त सिचुएशन बिल्कुल और थी। पाकिस्तान रन्स भी बना रहा था, कोशिश भी कर रहा था, लेकिन इंडिया ने जिस तरह से बाउंस बैक किया, डोमिनेट किया सडनली सिचुएशंस को, वो बहुत इस वक्त जो है वो काबिले कह लें कि तस्करा एक मौजू है। तो इस पर बातचीत का सिलसिला जारी करते हैं। मेरे साथ मौजूद है सेट पर नाज़रीन आप सबकी जान, क्रिकेट की शान हाफिज़ इमरान। अस्सलाम वालेकुम हाफिज़ साहब, कैसे हैं आप? वालेकुम सलाम, बहुत शुक्रिया। हाफिज़ साहब, एक मतलब अगर हम पहले दिन की बात करते हैं तो आपको याद होगा कि कहीं ना कहीं रिजवान और साउशी के लिए पार्टनरशिप लगी जहां पर दोनों ने अच्छे खासे रन्स बनाए थे, लेकिन उसके बावजूद बांग्लादेश डोमिनेंट हो गया था मतलब हमारे लिए। अभी अगर हम इंडिया की बात करते हैं, मुश्किलात पेश आई हैं, शुरू में विकेट्स भी गई हैं, लेकिन उसके बाद जो अश्विन और जडेजा ने जो जिस तरह से पकड़ा है, बैकबोन बने जिस तरह से टीम की, हाफिज़ साहब क्या कहेंगे इस हवाले से? देखिए, एक तो सबसे आज टेस्ट मैच के आगाज़ में बांग्लादेश के लिए इस टेस्ट सीरीज़ का नतीजा कुछ भी हो, लेकिन एक चीज़ ज़रूर सामने आई है कि बांग्लादेश के जो फास्ट बॉलर्स हैं वो कम से कम एक टेस्ट मैच के हिसाब से गेंदबाजी करने का अगर आप उनका जायज़ा लेते हैं तो आपको लगता है कि एक अच्छा मंजर है जब वो गेंदबाजी कर रहे होते हैं। स्लिप्स लगी हुई हैं, 2 3 4 गली खड़ी हुई हैं, और टेस्ट मैच जो एक रिवायती टेस्ट मैच होता है जिसको लोग देखना चाहते हैं, वो मंजर वहाँ पर नज़र आता है। तो ये खुश आइंद है बांग्लादेश के क्रिकेट के लिए, ना सिर्फ बल्कि उसके साथ साथ दुनिया के क्रिकेट के लिए भी, क्योंकि फास्ट बॉलर्स जो हैं ये क्रिकेट का हुस्न है। और उन्होंने जब आगाज़ किया अच्छी गेंदबाजी की, दोनों उनके फास्ट बॉलर्स ने, तस्कीन ने भी और हसन ने भी, और इन्होंने पाकिस्तान के ख़िलाफ़ भी अच्छी गेंदबाजी का मुज़ाहरा किया था। इतना आसान नहीं होता कि जब आप इंडिया को इन इंडिया आप एक सेशन इस तरीके से आप खेलें कि आप उसमें विराट कोहली को भी आउट कर लें, आप रोहित शर्मा की विकेट भी ले लें, और आप उनके 3 टॉप बैटर्स जो हैं शुभमन को भी आउट कर लें, कम रन्स के ऊपर उनकी विकेट उन्होंने हासिल कर ली। जायसवाल अच्छा खेले, ऋषभ पंत अपने रवायती अंदाज में खेले, लेकिन जो बांग्लादेश के नुक्ता निगाह से अच्छी चीज़ थी वो ये कि उनके फास्ट बॉलर ने रिस्पॉन्ड किया, बॉल कैरी भी कर रहा था, अच्छे बॉल हुए, बाउंसर्स भी किए, अच्छी लाइन के ऊपर भी बॉल किए, लकी भी रहे बैट्समैन। कई मौके ऐसे थे कि वो बहुत ज़्यादा लकी रहे, विकेट मिल सकते थे। तो बांग्लादेश के नुक्ता निगाह से ये बहुत अच्छा है। लेकिन उसके बाद जो आउट विकेटें हैं, शुभमन की विकेट जो है वो लक उनकी साइड पे नहीं थी, और उसका फ़ायदा हुआ हसन को, क्योंकि वो लेग स्टंप पे था, बॉल बहुत बाहर था जिसको वो खेले और वो आउट हुए। जिस तरह से विराट चेज़ करते हुए बॉल को वो ड्राइव करते हैं अर्ली ऑन, और उसी तरह से वो आउट हुए। लेकिन इसका क्रेडिट जाता है कि कैचिंग अच्छी है, अच्छे लाइन पर आप बैट्समैन को उभारते हैं टेस्ट मैच में गलती करने के लिए, और इसका क्रेडिट बांग्लादेश की बॉलिंग को जाता है। लेकिन आप देखें कि केएल राहुल आउट हो गए, शुभमन गिल आउट हो गए, विराट कोहली आउट हो गए, रोहित शर्मा आउट हो गए, जायसवाल आउट हो गए, सारे के सारे विकेटें जब उनके ऋषभ पंत अब भी आउट हो गए, पवेलियन में चले गए हैं, तो फिर सारा जो दबाव था वो आ गया उनके ऊपर, रविंद्र जडेजा और रविचंद्रन अश्विन के ऊपर। और ये दोनों, अश्विन का तो एक मैच जो उन्होंने, वो माजी में भी जहाँ कहीं भी कंडीशंस टफ होती हैं वो मेंटली इतने स्ट्रॉन्ग हैं, टफ हैं इतने, कि वो बड़ा अच्छा रिस्पॉन्ड करते हैं। उन्होंने कई मरतबा, ये कोई पहला मौका नहीं है, इससे पहले भी जहाँ जहाँ मुख्तलिफ फॉर्मेट में उनको टफ़ कंडीशंस में मौका मिला वो बड़ा अच्छा रिस्पॉन्ड करते हैं, और आज भी उन्होंने बहुत अच्छी बैटिंग की है। जडेजा ने भी बहुत अच्छी बैटिंग की, अटैक भी किया अपनी, और अभी तक तो वो अटैक करते हुए खेल रहे हैं, वो मतलब एक तरीके से काउंटर अटैक के ऊपर गए हैं, और वो उन्होंने कामयाबी के साथ किया है। तो मैच में इंडिया को जो वापस लेकर आए हैं वो जडेजा और रविचंद्रन अश्विन ही लेकर आए हैं, और उन्होंने बहुत शानदार अंदाज में बैटिंग की है। और जो जिम्मेदारी थी, अब सवाल ये पैदा होता है कि क्या वो एक, आप देखें कि खेल के दोनों शोबों में अगर बॉलिंग की बात करेंगे तो वो एज बॉलर सेलेक्ट हुए हैं, लेकिन जो 6 विकेटें गिरने के बाद भी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, जो गेम अवेयरनेस है, जो डेडिकेशन है, जो मोटिवेशन है, जो स्किल्स की, आप स्किल सेट्स की बात करते हैं, और आप किस तरीके से काउंटर की तरफ आपने जाना है, आप पिक एंड चूज़ करते हैं कि किन बॉल्स को आपने खेलना है। इवन जायसवाल को भी देखें कि जब शुरू में उनके बॉलिंग हो रही थी तो वो बॉल की तरफ जा नहीं रहे थे, वो सिर्फ मीट कर रहे थे, लेट खेलने के ऊपर जा रहे थे यहाँ। और यही एक टेस्ट मैच में जब आपकी कैच करने के लिए आपके फील्डर्स आपके ऊपर हों तो आप कोशिश ये करते हैं कि आप क्लोज खेलते हैं। पाकिस्तान में जब बैटिंग हो रही थी तो आप देखें कि शान अपनी बॉडी से दूर खेलते हुए आउट हुए। आज विराट कोहली भी देखें अपनी बॉडी से दूर खेलते हुए आउट हुए हैं।
अब्दुल्ला शफीक की जो विकेटें गिरी हैं वो किस तरीके से आउट हुए हैं, वो अपनी बॉडी से दूर खेले हैं, चेस करते हुए आउट हुए हैं। जो आपका माइंड आपकी बॉडी के साथ लिंक्ड नहीं होता उस वक्त तो वो आपके लिए मुश्किलात होती हैं। तो इसमें जब आप जडेजा की और इनकी बात करते हैं, अश्विन की, तो इन्होंने बड़े अच्छे अंदाज में, अब ये दोनों के दोनों, ये इन्होंने पूरी बॉलिंग भी करनी है, एक बॉलर की हैसियत से भी उन्होंने विकेटें लेने की जिम्मेदारी निभानी है। अश्विन और जडेजा की पार्टनरशिप इंडिया को मैच में वापस लेके आई है, और अब इस पार्टनरशिप के बाद चूंकि ये बाउंस बैक किया इंडिया ने, पाकिस्तान में जब था क्रिकेट सीरीज़ हो रही थी बांग्लादेश और पाकिस्तान के माबैन, वहाँ पर बाउंस बैक करता रहा ज़्यादा बांग्लादेश। यहाँ पर आज पहले ही दिन में बांग्लादेश ने अटैक किया, उन्होंने विकेटें हासिल की, और उसके बाद फिर काउंटर अटैक किया इंडिया ने, और उन्होंने जो रन्स ऑन बोर्ड करना थे, अब देखिए ये फिनिश कहाँ पर करते हैं। अभी तक तो आप देखें ना कि वो लगभग 300 के करीब जाने वाले हैं, तो कहाँ पर फिनिश करते हैं आज के मैच में इस इनिंग्स को अपनी, और फिर आगे कैसे उसको लेकर जाते हैं, फिनिश कहाँ पर करते हैं, फिर इंडिया के बॉलर्स कैसे रिस्पॉन्ड करते हैं। वो भी 3 फास्ट बॉलर्स के साथ गए हैं, और उनके पास सीनियर बॉलर्स हैं, टेस्ट क्रिकेट के माने हुए गेंदबाज हैं, टेस्ट क्रिकेट के माने हुए स्पिनर्स मौजूद हैं। तो एक बड़ा अच्छा मुकाबला देखने को मिल सकता है कि, और 8 नंबर तक लगभग बांग्लादेश की भी बैटिंग है, नंबर 8 तक उनके वो बैटर्स हैं जो सारे के सारे ऐसी ही बैटिंग कर सकते हैं जैसी कि अश्विन और जडेजा कर रहे हैं, या फिर ऊपर से उनके दीगर बल्लेबाज जो कर सकते हैं। सलाहियत उनमें भी मौजूद है। पाकिस्तान में वो बड़ा अच्छा खेल कर गए हैं, उनकी बैटिंग में तजर्बा भी मौजूद है, एग्रेशन भी मौजूद है, और उनकी भी गेम अवेयरनेस के एतबार से वो अच्छे हैं। टेस्ट बैटिंग में जहाँ पर लिटन दास हैं, पर आपको मुशफिकुर रहीम नज़र आते हैं, शकीब नज़र आते हैं, ऊपर से शादमान, तो ये उनकी भी बैटिंग अच्छी है। अब ये अच्छा मुकाबला होगा जब पहली इनिंग्स खत्म होती है, तो फिर बांग्लादेश के बॉलर्स कैसे रिस्पॉन्ड करते हैं। हाँ, जब इंडिया बॉलिंग कर रहा होगा स्पेशली, वो भी एक बहुत इंटरेस्टिंग फैक्टर होगा, क्योंकि हाफिज़ साहब देखें, जब इंडिया का स्क्वाड अनाउंस हुआ तो निस्बतन बहुत स्ट्रॉन्ग स्क्वाड था उनका, और हम लोग उस वक्त बात भी कर रहे थे कि मतलब इंडिया ने इतना अपना एक स्ट्रिक्ट स्क्वाड जो है वो रखा है, किसी किस्म का कोई कंप्रोमाइज़ किया नहीं है। प्लेइंग 11 भी अगर आप देख लें तो उसमें भी किसी किस्म का कोई कंप्रोमाइज़ नहीं है। इट सिंपली मीन्स कि उन्होंने बांग्लादेश को, सिर्फ बांग्लादेश नहीं बल्कि उन्होंने तमाम प्लेयर्स को, उनके स्टैट्स को माइंड में रखते हुए, उनके जो फॉर्म है उसको माइंड में रखते हुए लोग अनाउंस किए हैं। अब साहब, पाकिस्तान में जब बांग्लादेश ने खेलना था, हमारे डेटा एनालिस्ट कहाँ बैठे थे जिन्होंने उस हिसाब से प्लेइंग 11 में या स्क्वाड की अनाउंसमेंट में, इन तमाम चीज़ों में कोई गाइडेंस, कोई हेल्प नहीं दी है। डेटा एनालिस्ट का काम ही नहीं है जी, डेटा एनालिस्ट का क्या काम है? हाफिज़ साहब देखिए, मतलब रखने का मकसद तो ये है ना कि सिलेक्शन जो है उसमें तो कम से कम आप बता सकते हैं कि अब ये प्लेयर है, ये उसको काउंटर कर सकता है, यहाँ पर होना चाहिए। क्या फ़ायदा फिर आपको रखने का? देखिए, बात यह है कि डेटा एनालिस्ट का अपना एक काम है, सिलेक्शन में उसने मालूमात फराहम कर दी हैं, वो उसका काम ख़त्म हो गया है। आपको जो इन्फॉर्मेशन दी जाती है उसके बाद फैसला आपने करना है। आप उसकी इन्फ्लुएंस में आके फैसला करेंगे, तो डेटा एनालिस्ट का तो उसमें कसूर नहीं है। उसमें कसूर तो उसका है जिसने फैसला किया है। वो एक मालूमात की हद तक आपको फराहम कर सकते हैं, उसके बाद आप उन मालूमात को कैसे इस्तेमाल करते हैं ये आपकी जगह पर है। यहाँ पर पाकिस्तान ने 4 फास्ट बॉलर्स खिलाए पहले टेस्ट मैच में, और पाकिस्तान की टीम मैनेजमेंट ने उसके बाद ये कहा था कि पिच ठीक नहीं है। अजहर महमूद साहब ने सबसे पहले आकर कहा था कि पिच ठीक नहीं है। तो डेटा एनालिस्ट पिच तो नहीं पढ़ते हैं, पिच तो आपने खुद पढ़नी है, कि आपको पिच पढ़नी आनी चाहिए। अगर आप पिच नहीं पढ़ेंगे, आप में वो सलाहियत मौजूद नहीं होगी, तो 5 दिन का खेल जिस जगह पर होना है, अगर आप उसकी बुनियादी मालूमात से ही महरूम है, उसकी बुनियादी चीज़ों से ही महरूम है, तो फिर आपको नुकसान तो होगा आगे जाकर। तो डेटा एनालिस्ट का एक किरदार है, जब वो गैर ज़रूरी तौर पर या गैर मामूली तौर पर फैसलों पर असरअंदाज होगा, या लोग उसको इजाज़त देंगे कि वो फैसलों पर असरअंदाज हो, तो फिर आपके फैसले ठीक नहीं होंगे। डेटा उस वक्त बनता है जब बॉल डिलीवर होता है, जब कोई रन स्कोर होता है, जब कोई चौका या छक्का लगता है, ठीक है, वो उससे पहले नहीं होता। या तो फिर डेटा एनालिस्ट ये बता देना कि अगले बॉल पे अब छक्का है, अगले पे चौका, और ये ऐसे ही होना है। प्रेडिक्शन या तो दे सकते हो, तो ये बिल्कुल डिफरेंट चीज़ है। अगर किसी भी जगह पर गैर ज़रूरी तौर पर अगर आप उसको इजाज़त देंगे, आप वैक्यूम क्रिएट करेंगे, तो फिर यकीनी तौर पर उस हवाले से चीज़ें आगे निकलेंगी। सो देखने की बात यह है कि पाकिस्तान का जहाँ तक ताल्लुक़ है, पाकिस्तान की क्रिकेट किसी और तरीके से है, और ये जो इंडिया में उन्होंने टीम अनाउंस की है, इसमें डेटा वेटा कोई नज़र नहीं आता। ये स्पेशलिस्ट का खेल है, और स्पेशलिस्ट उन्होंने अनाउंस किए हैं। लेकिन ना तो जायसवाल डेटा की बेस पे आए हैं,
ना शुभमन गिल डेटा की बेस पर टीम में केएल सेलेक्ट राहुल हुए, इनफैक्ट अभी अगर ना देखते केएल हैं राहुल जो है वो किसी डेटा की वजह से आए हैं, हाँ। ना विराट कोहली और रोहित शर्मा किसी डेटा की वजह से टीम में मुंतखब हुए हैं, ना रविचंद्रन अश्विन और ना ही उनके साथ साथ जो जडेजा हैं, ऋषभ पंत हैं, वो सारे के सारे परफॉर्मेंस बेस्ड हैं। हाँ, बिल्कुल। सिलेक्शन जो है वो स्किल्स के ऊपर है और परफॉर्मेंस के ऊपर है, और उस क्रिकेट को देखते हुए है जिस क्रिकेट को वो खेलने के लिए जा रहे हैं। सो ये दो मुख्तलिफ चीज़ें हैं, पाकिस्तान की सिलेक्शन जो हुई है और इंडिया की जो सिलेक्शन हुई है। अगर आपको पिच गलत तरीके से पढ़ के आपने 4 फास्ट बॉलर्स खिला लिए तो उसमें डेटा का तो कसूर नहीं है। अगर आपने अपने उन बैटर्स को, अगर आपने ये कह दिया कि आपने स्ट्राइक रेट को बेहतर करने की तरफ जाना है टेस्ट मैच में, भले आपका 5 दिन का टेस्ट मैच होता है या नहीं होता है, सो इसमें किसी का कसूर नहीं है, इसमें आपका अपना कसूर है। जो आपने हिकमत अमली तैयार की, जिस तरीके से आप अप्रोच कर रहे हैं, तो वो उसका नुकसान आपको होता है। आपको टेस्ट मैच में और इवन वनडे मैच में भी, किसी भी क्रिकेट में जिस चीज़ की ज़रूरत है वो करना है। अगर आप वो नहीं करेंगे तो फिर आपको नुकसान होता है, उसका नुकसान होता है। बिल्कुल सही। हाफिज़ साहब, कुछ लोगों की आदत होती है जब भी कोई टूर्नामेंट शुरू होता है ना, तो वो बिला वजह की आवाज़ें जो हैं वो रेस करना शुरू कर देते हैं। शुभमन गिल क्योंकि 0 डक हुआ उन्हें, और बाबर आजम भी काफ़ी देर से इंटरनेशनल मैचेस के अंदर ऐसी सिचुएशन से गुजरे हैं, तो अब शुभमन गिल को रिलेट किया जा रहा है बाबर आजम के साथ कि क्या शुभमन गिल भी इंडियन टीम के बाबर आजम बनते जा रहे हैं। तो हाफिज़ साहब, बाबर आजम तो टॉप स्कोरर भी रहे हैं ना पाकिस्तान के एक वक्त में। देखिए, बात यह है कि हर किसी के काम करने का, हर किसी के बात करने का अपना अंदाज़ है। और जब आखिरी टेस्ट सीरीज़ खेली थी उन्होंने, उसमें उन्होंने 200 किए थे इंग्लैंड के ख़िलाफ़, ठीक है। और खिलाड़ी अच्छी फॉर्म से भी गुजरते हैं, खिलाड़ी बुरी फॉर्म से भी गुजरते हैं। बाबर आजम की बैटिंग के ऊपर पाकिस्तान में लोग मुख्तलिफ अंदाज में तनकीद करते हैं। हमने हमेशा ये कोशिश की है कि जो बहसीत बैट्समैन और बहसीत कप्तान बाबर को अलग अलग जगह पर रख कर उसकी कारकर्दगी का जायज़ा लिया जाए। मौजूदा दौर में भी आज भी पाकिस्तान के लिए सबसे बेहतरीन बल्लेबाज वही हैं, ठीक है। अगर आप उनकी कारकर्दगी को देखें, उनकी बैटिंग के अंदाज़ को देखें, और जिस चीज़ की पाकिस्तान को ज़रूरत है क्रीज़ ऑक्यूपाई करते हुए लंबी बैटिंग करने की, ग्राउंड शॉट्स की, हाँ ये ज़रूर है कि आप उसमें चीज़ें ऐड कर सकते हैं, स्किल्स को डेवलप कर सकते हैं। जैसे बासित साहब ने 3 छक्कों की बात की थी, तो आप उनको डेवलप कर सकते हैं। लेकिन पाकिस्तान के हवाले से अगर देखा जाए तो वो पाकिस्तान के लिए इस वक्त नुमायाँ बल्लेबाज हैं। और जहाँ तक ताल्लुक़ शुभमन गिल का है, उनको 2 फॉर्मेट का उन्होंने कप्तान, वाइस कैप्टन बनाया है। उनके बारे में बहुत सारी उनको भी कहीं ना कहीं इन चीज़ों को एड्रेस करने की, अपनी बैटिंग में वो परफॉर्म करने की ज़रूरत है जो लोग उनसे तवक्को करते हैं, जिसकी वो सलाहियत रखते हैं। 30, 35, 35, 40 उनके लिए भी हैं कि वो भी 30, 35, 40 के बाद अपना विकेट जो है वो उनका निकल जाता है। वो क्रीज़ ऑक्यूपाई उतना लंबा नहीं करते जितना उनको करने चाहिए। अब जिस जगह पर वो आते हैं, नंबर 3 पर हैं, तो एक बड़ा उनके ऊपर ज़िम्मेदारी है। लेकिन ये कोई ना दोनों का कोई ताल्लुक़ है, ना दोनों का कोई मवाज़ना है आपस में। 2 मुख्तलिफ अंदाज से क्रिकेट खेलने वाले क्रिकेटर हैं, दोनों का मुख्तलिफ बैटिंग ऑर्डर है, दोनों का मुख्तलिफ ग्रोथ है, दोनों का मुख्तलिफ एनवायरनमेंट है, दोनों की मुख्तलिफ चीज़ें, दोनों की क्रिकेट मुख्तलिफ है। बिल्कुल सही बात है। ये ठीक है, लोगों पर वक्त है, वो हर वक्त किसी न किसी के मवाजने में जाते हैं। मेरा नहीं ख्याल कि इस किस्म का कोई मवाजना नहीं करना चाहिए। बिल्कुल सही बात है। हाफिज़ साहब, एक और बात मुझे बहुत अच्छी लगी, आज असल में इंडिया और बांग्लादेश का मैच भी है और उस हवाले से मुझे चीज़ें याद आती जा रही हैं। बात मैंने चैंपियंस कप पर भी करनी थी और अभी फैसल खोकर साहब पर भी करनी है। हाफिज़ साहब, रोहित शर्मा से जब कल बात की गई प्रेस कॉन्फ्रेंस में, उनसे एक सहाफ़ी सवाल कर रहा था, तो उन्होंने कहा कि अभी तो चलें बांग्लादेश और न्यूजीलैंड है, इसके बाद एक बड़ा मैच ऑस्ट्रेलिया का। तो उन्होंने उधर उसको टोक के बोला कि क्या मतलब, ये सब मैच बड़े हैं, कोई भी मैच छोटा नहीं होता है। हाफिज़ साहब, एक ऐसा प्लेयर जो वर्ल्ड कप दे गया है, और क्या वो मतलब इस प्राउड में नहीं आ सकता था कि नहीं भाई हमसे बड़ी तो कोई टीम नहीं है, उसके बावजूद हर टीम को जो है वो उसकी एक अहमियत देना और उसके लिए एक भरपूर मुकाबले का माइंडसेट रखते हुए मैदान में जाना, क्या ये चीज़ हमें सीखने की ज़रूरत नहीं है कि हमें हर टीम को मुश्किल हालात से गुजरता हुआ देखते हुए हमें फ़ैसले लेने हैं? टेस्ट मैच जब आप खेलते हैं तो ये किसी भी टीम के ख़िलाफ़ आपको हर वक्त तैयार रहना पड़ता है। और जब उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी तो उन्होंने ये कहा था कि ये अभी ये खेल रहे हैं, इसके बाद न्यूजीलैंड, फिर जब ऑस्ट्रेलिया की बारी आएगी तो ऑस्ट्रेलिया की तरफ जाएंगे। हाँ। तो एक ऐसा नहीं है कि वो ऑस्ट्रेलिया की सीरीज़ उनके ज़हन में ना हो, लेकिन अभी से बांग्लादेश के ख़िलाफ़ खेलते हुए ऑस्ट्रेलिया के बारे में तो वो नहीं सोचेंगे ना। डेफिनेटली उनके पास होगा कि हमने वहाँ जाकर जीतना है, ठीक है। लेकिन अभी उसके बारे में सोच के या उसके बारे में ये चीज़ें करके कि पता नहीं उस वक्त होगा तो क्या होगा, अभी को आपने परफॉर्म करना है इसके ख़िलाफ़। इसके बाद न्यूजीलैंड की सीरीज़ और उसके बाद ऑस्ट्रेलिया, एक बड़ा टारगेट ज़रूर है, इसमें कोई दो राय नहीं है, बड़ा टारगेट ज़रूर है। लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि आप बांग्लादेश के ख़िलाफ़ जो है वो कहें ठीक है कोई फ़र्क नहीं पड़ता। 4 उन्होंने आज आउट कर दिया ना, 6 आउट कर दिया उन्होंने, बाउंस बैक करना पड़ा। इंडिया को जान लड़ानी पड़ी है आज टेस्ट मैच में। तो
ये कप्तानों के बोलने का, कप्तानों के क्रिकेट को बयान करने का हर किसी का मुख्तलिफ अंदाज़ होता है। उन्होंने ये भी कहा है कि भाई ठीक है, उनको फ़न करने दें, भाई आए मज़ा कर लेने दें। तो हर अंदाज़ अपना अपना है, लेकिन जो ज़्यादा बेहतर तरीके से एक्सप्लेन करते हैं, रोहित अमूमी तौर पर बड़े वाज़ेह अंदाज़ में अपनी गुफ्तगू करते हैं, और कोई अच्छा खेलता है तो उसकी तारीफ़ भी करते हैं। तो इस लिहाज से ठीक है, उन्होंने तो देखिए ना, प्रेस कॉन्फ्रेंस का कितना फ़र्क है। अगर हम देखें, चलें कोई मवाजना बनता नहीं है, मगर ये कि कप्तान ये होता है कि जो प्रेस कॉन्फ्रेंस इस तरह से देखिए, बात यह है कि रिसोर्सेज की भी बात है कि अगर सिर्फ ऐसे ही नहीं है कि बंदा अकेले ही कहे जी कि मैं ही सब कुछ कर रहा हूँ। उसके पास रिसोर्सेज भी हैं, उनके पास विराट कोहली हैं, जायसवाल हैं, जडेजा, अश्विन है, रन्स भी तो देखें ना, उसकी बास्केट में क्या कुछ है। हाँ। कप्तान के पास क्या कुछ है। तो अगर कप्तान के पास इतनी चीज़ें हों तो फिर उसके बोलने का वो, अगर देखें ना उसके इर्द गिर्द क्या है। हाँ। मतलब जब विराट, जसप्रीत बुमराह और सिराज शामी तो नहीं है, लेकिन सिराज, इवन आप अश्विन को देख लें कि जब आपकी इर्द गिर्द में इतने लोग होंगे कि जो इतने शानदार हैं, तो उनकी एक्सीलेंस तो फिर शाइन करती है ना दाएं बाएं भी, तो उसका फ़र्क पड़ता है। तो ये उनके इर्द गिर्द चीज़ें, ऐसे खिलाड़ी मौजूद हैं जो माहिर हैं टेस्ट क्रिकेट के, और न सिर्फ मुख्तलिफ फॉर्मेट्स में बहुत अच्छा खेलते हैं। ये सारी चीज़ें असरअंदाज होती हैं हालात के ऊपर। आप किसी का ख्याल है कि नहीं होती हैं तो ठीक है, लेकिन जब आपके इर्द गिर्द में अच्छे लोग होते हैं तो उनका फ़र्क पड़ता है। आप इंसान की अपनी सोच के ऊपर भी फ़र्क पड़ता है, उसके अपने खेल के ऊपर फ़र्क पड़ता है, उसकी ज़िंदगी के ऊपर बड़ा फ़र्क पड़ता है। बिल्कुल सही बात है। हाफिज़ साहब, हमारे होते हैं फैसल खोखर साहब की तरफ, क्योंकि हमने दोपहर में जब उनके हवाले से हम बात कर रहे थे, उस वक्त आपका कहना था कि इस पर तफसील से बात करेंगे अभी आराम से। तो हाफिज़ साहब, अब तफसील का वक्त आ चुका है, तो क्या कहना है आपका उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस के हवाले से? देखिए, बात यह है कि ये जो सूबाई सतह के टूर्नामेंट्स जिस अंदाज में पंजाब में होते रहे हैं पहले भी, और आज एक पल से फिर उस तरफ जा रहे हैं, ये कोई इतना आप ये कह लेंगे इसका फ़ायदा नहीं होता उस अंदाज में। हाँ। एक स्पोर्ट्स कल्चर जो है वो आपको सबसे पहले उसको लेके आना चाहिए। ये जिस अंदाज में होते हैं ना, निचली सतह से होते होते पंजाब की सतह पर आते हैं, उसमें बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जिसमें आपको लगता है कि या तो गैर ज़रूरी तौर पर किसी के ऊपर दबाव है या हर हाल में करना है। ठीक है, जब तक आप स्पोर्ट्स मिनिस्ट्री को और वजारत तालीम और खेल को इकट्ठा नहीं करेंगे और उस अंदाज में इसको नहीं चलाएंगे जैसे इसको चलाने की ज़रूरत है, उस वक्त तक काम बन नहीं सकता है। अब देखें ना, इन दिनों में कि जब आप इस टूर्नामेंट की तरफ जाएंगे, क्या उसमें आपको ये देखा गया है कि उन दिनों में स्कूल की अपनी तालीमी सरगर्मियाँ क्या होंगी? उसको क्या लोगों के, बच्चों के उस वक्त कोई इम्तहानात का मामला तो नहीं चल रहा होगा? और फिर किन खेलों में किस तरीके से आपने ऊपर जाना है, ये लोगों को इकट्ठा करना और फिर उसको नेशनल लेवल पर एक जगह पर आकर दिखा देना कि हमने ये किया है, ये इसका बहुत ज़्यादा मकसद सियासी होता है। आप अगर इनको बेहतर करना चाहते हैं तो सबसे पहले जो करने की चीज़ है कि आप अपने तालीमी इदारों को पकड़ें और वहाँ पर स्पोर्ट्स की बुनियाद के ऊपर स्पोर्ट्स कैसे हो रही है उसके ऊपर काम करें। देखें, ये तो आसान है ना, फंड्स आपके पास, आप कर दें जी हमने ये करना है, उसको इतने पैसे दे दें, उसको इतने पैसे दे दें, उसको इतने पैसे दे दें, पता नहीं स्कूल वालों के ऊपर डाल दें जी कि आप ख़ुद करें अपना जाके, तो वो स्पॉन्सर ढूंढते रहेंगे। तो एक ऐसा निज़ाम बनाने की ज़रूरत है कि वो एक मुस्तकिल हिस्सा हो खेल में स्कूलों का, और वो जो चैम्पियनशिप्स आपकी हैं वो चलती रहें ताकि एक साइकिल बनाओ। आज ये हैं, कल नहीं होंगे, ये भी नहीं होगा, तो क्या मकसद रह जाएगा उसका? तो स्ट्रक्चर बनाने की ज़रूरत है बुनियादी तौर पर, ताकि किसी के आने से, किसी के जाने से वो निज़ाम को फ़र्क ना पड़े। आज ये वज़ीर खेल हैं, आज मोहतरमा मरियम नवाज़ वज़ीर आला हैं, कल मोहतरमा मरियम नवाज़ वज़ीर आला नहीं होंगी, फैसल खोखर साहब वज़ीर खेल नहीं होंगे, तो फिर क्या होगा खेलते पंजाब का? तो अगर आपने पंजाब को हकीकी मानों में खेलता हुआ बनाना है तो आप अपनी सूबाई इदारों में सबसे पहले तो खिलाड़ियों को नौकरियां दें, उनकी जो मुआशी तफक्रात हैं उनको दूर करने के लिए काम करें। उसके साथ उससे पहले आप खेलों का जो निज़ाम है स्कूलों में, आप इसको लाजिम करें कि भले प्राइवेट स्कूल्स हैं, भले सरकारी स्कूल हैं, उनमें आप खेलों को बुनियादी हिस्सा बनाएं। ठीक है, रोज़ाना की बुनियाद पे, जैसे आप और चीज़ें पढ़ाते हैं। आप ऑस्ट्रेलिया में देखें, वो क्रिकेट उन्होंने निसाब में शामिल कर दिया, कोई वजह तो होगी ना, वो क्रिकेट पढ़ाना शुरू,
क्रिकेट उन्होंने पढ़ाना शुरू कर दी है। बिल्कुल सही बात है। ठीक है, तो आप अपनी एथलेटिक्स पढ़ाएं, अब खिलाएं लोगों को, फुटबॉल खिलाएं, क्रिकेट खिलाएं, हॉकी खिलाएं, उनके लिए एक जिस तरीके से आप उनको तालीम देते हैं, खेलों की भी तालीम ऐसे ही दें। उस निज़ाम को बनाने की ज़रूरत है। ये जितने पैसे आप इस तरह से इवेंट्स के ऊपर लगाते हैं, इनके आप जो टॉप एथलीट्स हैं आपके मुल्क के, आपके सूबे के, चूँकि सूबाई लेवल पे है, तो उनको सूबे में लोगों को ड्राइव, उनके लिए कोई इंस्पिरेशन रखेंगे, यार ये ऊपर अच्छा खिलाड़ी है, हॉकी का है, फुटबॉल का है, इसको नौकरी मिली है फ़लाँ जगह पर, इसका घर चल रहा है, फिर उसके बाद वो पढ़े लिखे, आप उसको सपोर्ट करें, जो उसके करने का काम है, गवर्नमेंट का ये काम है। मेरा ख्याल है कि चले बहरहाल अब चूँकि वो कर रहे हैं, ठीक है, कुछ ना कुछ एक्टिविटी होती है, कुछ ना कुछ उससे निकल आता है, लेकिन 2025 में अगर ये गवर्नमेंट नहीं होती, हाँ, इस जो पैसा खर्च होगा इसका क्या फ़ायदा है? कोई फ़ायदा नहीं होगा ना। बात है। स्ट्रक्चर बना हो, कोई आए जाए फ़र्क ना पड़े, कोई आए जाए फ़र्क ना पड़े, वो निज़ाम बनाने की ज़रूरत है। निज़ाम नहीं बनता तो फिर यही होता है, पहले भी हुआ था, क्या उसको कहते हैं, हाँ, स्पोर्ट्स फेस्टिवल हुआ था, उसके ऊपर भी बहुत पैसा खर्च हुआ था, लेकिन क्या निकला वहाँ से? वो उन चीज़ों के मुकाबले होने चाहिए जिनमें आपने बैनुल-अक़वामी सतह पर जिनकी शिरकत है। फुटबॉल के मुकाबले हैं, एथलेटिक्स के मुकाबले हैं, टेबल टेनिस है, बैडमिंटन है, क्रिकेट है, हॉकी है, ठीक है, इसके अलावा स्विमिंग है, आपकी मुख्तलिफ खेलें हैं, ठीक है, उसमें आपको लोगों को लाना चाहिए और उसके लिए एक निज़ाम बनाने की ज़रूरत है। बहरहाल ठीक है, अब वो गवर्नमेंट है, उन्होंने कहा जी हम ये कर रहे हैं, कम अज़ कम और कुछ नहीं तो किसी ने खिलाड़ियों को कुछ ना कुछ तो पैसे मिल जाएंगे। अभी सब 10 लाख बच्चे, 10 लाख नंबर्स का की एक गेम है ना, रेशो है। बेसिकली ये आई बॉल्स का ना, ऑप्टिक्स है। हाँ, कितने लोग इन्वॉल्व हैं, ठीक है, कितने लोग नज़र आ रहे हैं, इससे बहुत बेहतर काम हो सकता है। मतलब ये इसका मतलब ये है कि हॉकी पर तो कुछ किया नहीं है। इसका मतलब ये देखें, अगर करना चाहें तो फिर आप कहें ना कि $100 आप उधर दे रहे हैं। ये काम करने के है ना, कि अगर पंजाब की सतह पर ही आप हॉकी को इतना मजबूत बनाने की कोशिश करेंगे, आप हॉकी शुरू करा दें, तो क्या पंजाब से प्लेयर्स निकल कर पाकिस्तान की टीम में आके मुल्क का नाम रोशन नहीं कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं ना। पंजाब के जो अच्छे खिलाड़ी हैं उनको आप पंजाब में सूबाई इदारों में नौकरियां दे के उनका मुआशी मुस्तकबिल महफूज बना के उसके गाँव में, उसके शहर में आप लोगों को नहीं बता सकते हैं कि अगर आपका बच्चा अच्छा होगा तो उसको भी मुख्तलिफ महकमों में सरकारी नौकरी मिलेगी, मुलाजमत मिलेगी और वो आज़ादी के साथ खेले पड़े, जो उसका दिल करता है करे। तो ये चीज़ें हैं, अगर दुरुस्त समत में पैसे खर्च हों, ये छोड़ दें, 10 लाख में से कितने होंगे जो ऊपर जा सकते हैं, ज़बरदस्ती लोगों को इकट्ठा कर लेना, ये तो और तरफ चीज़ निकल जाती है। फिर इसके ऊपर अगर बहुत ज़्यादा सख्त हो जाते हैं तो फिर लोगों को एतराज़ भी होता है, लेकिन नंबर्स की गेम नहीं है। देखिए, नंबर्स की गेम ही नहीं है कि आपके वो होने चाहिए जो स्पोर्ट्समैन जो हैं, जो भी खेल रहे हैं, आपको उसमें नंबर्स की बजाय इस सतह पे आपको इस अंदाज में लेकर जाना है कि उनको पकड़ें जो अच्छा खेलते हैं, उनके ऊपर काम करने की ज़रूरत है। और चलेगा, बस ठीक है, ये सियासी हुकूमतें ऐसे करती हैं, इनको पैसे लगेंगे, बस ठीक है, उसमें लोग इंगेज होंगे, वो भी देखिए, बड़े अफसोस की बात है उस वक्त जब आपके मुल्क के खेलों के अतबार से हालात ऑलरेडी ख़राब हों, जब आप क्रिकेट में भी आप तनज़्ज़ुली का शिकार हों, लोगों की एक्सपेक्टेशंस एक अभी जेवलिन थ्रो की वजह से अरशद नदीम के साथ जो जुड़ी हैं, उसके बाद अब इस तरह की चीज़ों को सियासी रंग देने का फ़ायदा नहीं है। हमें ज़रूरत है हाफिज़ साहब कि हम मज़ीद चीज़ों को जो है वो बेहतर बना सकें। हाफिज़ साहब, चैम्पियंस कप भी जारी है, कल की अगर मैं स्पेशली बात करती हूँ तो मार्कोर्स की अगेन विन, और लेकिन एक चीज़ कंफ्यूजिंग है बहुत ज़्यादा, मुझे बहुत कन्फ्यूजन है इस हवाले से हाफिज़ साहब के, जो टॉस जीतता है वो मैच जीत जाता है, तो मैच का रिजल्ट तो टॉस से ही पता चल जाता है। देखिए, ये बैटिंग स्किल्स के ऊपर बड़ा सवालिया निशान है ना, कि आज वैसे जो मैच चल रहा है उसमें ओपनिंग पार्टनरशिप कुछ ठीक लगी है, वगरना तो पाकिस्तान में इस जो चैम्पियंस कप में अब तक ओपनर्स की कारकर्दगी है वो कोई बहुत अच्छी रही नहीं है। टॉस पर मैच के फैसले हो रहे हैं, ये इसलिए कि जितनी भी टीमें बाद में खेल रही हैं उनको नाकामी का सामना हो रहा है, लेकिन क्या उसमें ऐसा हो रहा है कि पिच को बहुत मुश्किल है, या बॉलिंग बहुत अच्छी हो रही है, या फिर बैट्समैन तैयार ही नहीं है ज़हनी और जिस्मानी तौर पर 50 ओवर्स के मैच में 230, 35, 40 या 280 को चेज़ करने के लिए, तो वो ज़्यादा तशवीशनाक है। ख़तरनाक बात यह है कि क्या आपके बल्लेबाज उस टारगेट को अचीव करने के लिए तैयार ही नज़र नहीं आ रहे हैं, कि आपने चेज़ कैसे करना है, आपका पैटर्न क्या होगा रन चेज़ करने का, तो वो तो बैटिंग की सलाहियतों के ऊपर बहुत सवालिया निशान है।
और ये काम है करने का, जिसके ऊपर अब पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को ये बहरहाल देखना ज़रूर पड़ेगा कि आप अपने कौन से बैटिंग टैलेंट को सामने लाना चाह रहे हैं और किस तरीके से क्या बैटिंग आप पाकिस्तान में कौमी सतह के टूर्नामेंट्स में किस सोच के साथ लोगों से बैटिंग करवाना चाह रहे हैं। तो इसका टॉस के साथ तो नहीं, ये तो बुनियादी तौर पर आपकी स्किल्स के ऊपर बात है कि आपकी बैटिंग की सलाहियतें वो नहीं हैं कि जिस बुनियाद पर आप ये कह सकें कि आप 232 है तो वो चेज़ कर लेंगे, 280 है तो वो चेज़ करने की तरफ चले जाएंगे। 10 ओवर्स में तो 280 होना नहीं है। और 280 करने के लिए आपको 40-45 ओवर्स खेलना पड़ेंगे ना, तो आप मैच वहाँ तक लेकर तो जाएं। बिल्कुल तो सही जा ही बात नहीं है। रहा, वो तो 25, 30, 35 ओवर्स में टीमें आउट हो मतलब जाती हैं। बॉलर्स को आप भी कंट्रीब्यूट कर रहे हैं विकेट्स निकालने के लिए, थोड़ा सा तो आप उन्हें मतलब मुश्किल पेश आने देना। देखिए 25-30 ओवर्स में जब आपकी टीम आउट हो जाएगी तो बाकी बॉल्स जो हैं वो तो ज़ाया है ना। मैच तो आप अगर 45, 46, 47, 48, 49 ओवर्स तक बैटिंग ही नहीं कर पा रहे हैं, आपके टॉप 6 जो हैं वो 10 ओवर में, जब आपके टॉप 4 हैं वो जो पहले 10 ओवर में आउट हो जाए तो रन्स कौन करेगा? मतलब 20 ओवर में आपकी अगर आधी टीम आउट हो गई है तो बाकी 30 ओवर्स कौन खेलेगा? तो 3-4 अगर आपके बॉलर्स हैं तो मैच तो आपने 10 ओवर्स में ख़त्म कर दिया। बिल्कुल ऐसे ही है। आपको 10 ओवर्स कैसे खेलने हैं, 10 के बाद 11 से ओवर नंबर 20 तक कैसे जाना है, ये बैट्समैन जो बैटिंग कर रहे हैं उन्होंने प्लान करना है इसको, और उन्होंने अपने आप को तैयार करना है। अब कोई वो दूर दूर शॉट खेलता रहे, कोई हवा में खड़ा कर दे बॉल और आउट होकर चला जाए, ये तो इसका तो टॉस का इससे कोई लेना देना नहीं है। इसका तो हो सकता है सेकंड इनिंग्स में बैटिंग ज़्यादा आसान हो जाए, आप उससे फ़ायदा नहीं उठा पा रहे हो और लगता हो गया ये सिर्फ टॉस का लेना देना है। जो लोग खेल रहे हैं उनको अल्लाह करे कि इसका अंदाज़ा और एहसास हो जाए, और जो लोग बाहर बैठ के मैचेस देख रहे हैं और फैसले कर रहे हैं, अल्लाह करे कि उनको भी इसका एहसास और अंदाज़ा हो जाए कि ये असल में आपकी स्किल्स के ऊपर बात आई हुई है। बिल्कुल सही बात है, बिल्कुल सही बात है। हाफ़िज़ साहब, एक होते हैं इख्तलाफ़ात जिनकी वजह से जिनकी एक प्रोग्रेसिव अप्रोच होती है और एक नेगेटिव अप्रोच होती है, जहाँ पर जो हमें अभी टीम के अंदर कहीं ना कहीं नज़र आती है, बहुत देर से नज़र आ रही है, स्पेशली कप्तानी वाले मामले में। मैं देख रही थी कल एक बीसीसीआई ने एक टेबल टॉक अरेंज की गौतम गंभीर और साथ विराट कोहली की, और शायद इसके बाद जो है वो रोहित शर्मा की भी एडिशन इसके अंदर ऐड करेंगे। बैठे सामने, हंसी मजाक किया, गुफ्तगू की, और चीज़ें जो हैं वो क्लैरिफाई हो गई। मतलब शायकीन क्रिकेट हैं, एक क्वेश्चन था माइंड में कि गौतम गंभीर क्योंकि कोच होंगे, विराट कोहली भी खेल रहे हैं। हाफिज़ साहब, ये जो एक माइंडसेट है कि लोगों को जवाब देना, हर किसी का जवाब देना भी इम्पॉर्टेंट नहीं होता, लेकिन बाज़ औक़ात आपको रिप्लाई करना पड़ता है। अभी अगर हमारे प्लेयर्स के दरमियान कोई रंजिश है, कोई चीज़ है, तो क्या हमें भी ज़रूरत नहीं है कि हम भी आराम से बिठाएं, बात करें? चलें आप ऑन एयर ना करें, आप ऑफ एयर उनको बिठाकर उनसे गुफ्तगू करें और ख़त्म करें इस मामले को। देखिए विराट कोहली को जब कप्तानी से हटाया गया तो वो दोबारा कप्तान नहीं बने। ठीक है, गौतम गंभीर और उनके माबैन कुछ अवामी सतह पर भी, जब चूँकि मैचेस टेलीविज़न पर नज़र आ गए ना कि इख्तलाफात हैं, सख्त अल्फाज का तबादला हो गया, तो लोगों की निगाह में रहते हैं। लेकिन जो बहुत अच्छे प्रोफेशनल होते हैं, टॉप प्रोफेशनल जिन्हें कहा जाता है, वो इसी अंदाज में आगे बढ़ते हैं। जब श्रीलंका के ख़िलाफ़ सीरीज़ थी, जो कि गौतम गंभीर की बैसियत हेड कोच पहली सीरीज़ थी, तो उससे पहले ये ख़्याल था और मीडिया ने ये रिपोर्ट किया था कि उसमें विराट और रोहित नहीं खेलेंगे, वो आराम करेंगे और उसके बाद क्रिकेट खेलेंगे। लेकिन वहाँ पर कोच ने कहा, जो कि हेड कोच बने थे नए, उनकी ख्वाहिश थी कि इनको टीम का हिस्सा होना चाहिए, और वो उन्होंने कोच की रिक्वेस्ट को ऑनर किया और वो वापस आए। अब इस साल में जितनी क्रिकेट उन्होंने आगे खेलनी है और जिस तरीके से लोगों के जहनों में मुख्तलिफ ख़यालात थे, वो उस टीम का हिस्सा रहे हैं जिन्होंने इंडिया के लिए बड़ी कामयाबियाँ हासिल की हैं। विराट अब एक नेक्स्ट लेवल पर हैं एज़ बैटर, ठीक है, और गौतम गंभीर की अब जो ज़िम्मेदारी है वो मुख्तलिफ है। अब वो दोनों खेल के मैदान में मुख्तलिफ किरदार निभाते हुए नज़र आ रहे हैं। इसलिए जो लोगों के ज़हनों में ख़यालात हैं या जो लोग जिस बारे में सोच रहे हैं, उसको एक अच्छे अंदाज में, हालांकि बहुत सारे लोग इंडिया में भी गौतम गंभीर के हवाले से मुख्तलिफ राय रखते हैं, कोच बनने के हवाले से, दुनिया में और भी लोगों की मुख्तलिफ राय होगी, लेकिन उनको ये ज़रूर मानते हैं कि वो क्रिकेट की समझ-बूझ के एतबार से, अपने ख़यालात का इजहार करने के एतबार से, वो लोग उनको कहीं ना कहीं ये भी समझते हैं कि ये ठीक अंदाज में बात करते हैं। तो बीसीसीआई की तरफ से ये जो उनका ये वाला एक फ़ैसला था, तो ये लोगों को इससे एक तासुर ये ज़रूर मिलता है कि कम से कम एक पेज पर जाएंगे। और जिस सतह पर हैं, देखिए विराट कोहली के लिए आज अगर वो सचिन तेंदुलकर के बाद के पीछे चल रहे हैं अपनी
सेंचुरियों वाले मामले में, और दुनिया में उनका मुख्तलिफ अंदाज में उनको देखा जाता है। तो उनके लिए टेस्ट मैचेस में एक फॉर्मेट से वो रिटायर हो गए हैं, 2 फॉर्मेट वो अभी खेल रहे हैं। उनके लिए अपनी क्रिकेट आगे और देखने की है, और उनकी तवज्जो उस तरफ होगी कि जहाँ पर वो इंडिया के लिए, अपनी टीम के लिए काम कर सकें। यही वजह है कि आज तक जब से रोहित को कप्तान बनाया गया है, उन्होंने किसी और कप्तान की तरफ बीसीसीआई ने भी नहीं देखा है। नहीं देखा, ऐसा नहीं है कि उनकी, हाँ, बवक्ते ज़रूरत, जैसे एक जगह पर उन्होंने कप्तान बना दिया, अभी शुभमन गिल गए हुए थे, एक जगह पर जसप्रीत बुमराह कप्तान बनकर गए थे, लेकिन पांड्या भी जब उनकी टीम, जो उनकी टीम है जिसने बड़ी क्रिकेट खेलनी है, जैसे वो वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप के मैचेस खेल रहे हैं या आईसीसी के इवेंट्स खेल रहे हैं या बड़ी सीरीज़ खेल रहे हैं, वो उनके प्लेयर्स उन्होंने मुंतखब किए हुए हैं कि यही और आगे बढ़ रहे हैं ना, मतलब ये नहीं है कि वापस उधर ही जा रहे हैं, पीछे से ही लोग तो ये सोच का फ़र्क है, समझबूझ का फ़र्क है, फ़ैसला करने वालों के जो फ़ैसले कर रहे हैं उनके, और जो खेल रहे हैं उनको भी अपनी अपनी ज़िम्मेदारियों का एहसास है कि उन्होंने कैसे आगे बढ़ना है। आज भी इस वर्ल्ड कप में भी, जो कि 24 का खेला गया, जिसमें इंडिया ने कामयाबी हासिल की है, तो फाइनल तक, जब तक कि फ़ाइनल का टॉस नहीं हुआ था, उस वक्त तक तो विराट कोहली की कारकर्दगी ठीक नहीं थी ना, लेकिन फाइनल में उन्होंने उस वक्त, जबकि इंडिया को सबसे ज़्यादा ज़रूरत थी, उन्होंने रन्स किए, मैन ऑफ द मैच भी हुए। बिल्कुल ऐसे और जब क्लासन की विकेट ली है इंडिया ने, तो जो सबसे पहला कैमरा कट हुआ था वो विराट कोहली के ऊपर हुआ था। तो जिस तरीके से उन्होंने अपने जज्बात का इजहार किया था, वो एक डिफरेंट किस्म की वाइब है, बिल्कुल ऐसे जिसको सारी की सारी इंडिया की टीम उसमें उसको महसूस करती है और फिर उसको वो रिस्पॉन्ड करती है। तो अभी उनके लिए लकी हैं इस लिहाज से कि एक ही टीम में खेल रहे हैं 4-5 ऐसे क्रिकेटर्स जो कि परफॉर्मर्स हैं टॉप लेवल के ऊपर। अश्विन भी उसमें हैं, जडेजा भी उसमें हैं, जसप्रीत भी उसमें हैं, शामी भी उसमें हैं, विराट भी उसमें हैं, रोहित भी उसमें हैं। ये सारे के सारे जो हैं ये परफॉर्मर्स हैं। इन्होंने अपनी कारकर्दगी से अपना नाम पैदा किया है और इन्होंने एज टीम खेला हुआ है। तो अब चूँकि नए हेड कोच आए हैं, इसलिए एक जो उन्होंने बातचीत उसमें की है, वो यकीनी तौर पर लोगों को अच्छा लगेगा, लोग ज़रा और अंदाज में गुफ्तगू करेंगे। लेकिन जब कारकर्दगी, इस सब चीज़ें जुड़ी हुई हैं परफॉर्मेंस के साथ। अगर आपकी परफॉर्मेंसेज अच्छी होती हैं, परफॉर्मेंस के साथ साथ आपके फैसले अच्छे होते हैं, बिल्कुल ऐसे फैसले जिसमें आपको क्रिकेटिंग कॉन्फिडेंस सेंस नज़र आए, लॉजिक नज़र आए, ठीक है, आप हार भी जाते हैं। ऐसा नहीं है कि आप हारते नहीं हैं, आप अच्छी टीम मुंतखब करके भी हार जाते हैं, लेकिन आपके जो चीज़ें हैं जुड़ रही हों एक दूसरे से, लोग जब बात कर रहे हों तो उसमें आपको लॉजिक नज़र आए। ये नहीं है कि चैंपियंस कप हो रहा है और फ़हीम अशरफ नया बॉल कर रहे हैं तो आप खुश हो जाएं जी कि पाकिस्तान में बड़ा टैलेंट है। क्या फ़हीम अशरफ जब पाकिस्तान के लिए खेलेंगे किसी भी सतह पर, आप समझते हैं कि वो नया बॉल कर रहे होंगे पाकिस्तान की तरफ से, इनिंग बॉलिंग का आगाज़ कर रहे होंगे, या अब्बास आफरीदी अगर पाकिस्तान के लिए वनडे टीम में मुंतखब होते हैं तो क्या वो नया बॉल कर रहे होंगे? तो जो रोल है किसी का, अगर उसने चेंज पे आना है तो उसको चेंज पे ही अपने आप को तैयार करना है, ठीक है। तो ये मुख्तलिफ अंदाज हैं क्रिकेट को देखने के, समझने के, पढ़ने के। अब लोगों का उस पर मुख्तलिफ राय है, बस ठीक है, लेकिन ये बड़ी डिटेल है इसमें। बिल्कुल सही। हाफिज़ साहब, अभी आप बात कर रहे थे तो मुझे याद आया कि कल हमारा जो शो था जिसमें हम स्पेशली प्लेयर्स की इंडिविजुअली परफॉर्मेंस पर बात कर रहे थे, तो उसके जवाब में मुझे एक कमेंट आया हुआ था कि बाबर आजम, इससे पहले उन्होंने 70+ भी स्कोर किया है, 40+ भी स्कोर किया है, और उनसे क्या आप डिमांड करते हैं? हम रन्स कर तो रहे हैं, कहाँ किसने कहा है कि वो रन्स नहीं कर रहे हैं? तो किसने कहा है कि उन्होंने 70 नहीं किया? 70 करने के बाद किसी ने ये कहा नहीं ये 70 नहीं, सिर्फ 7 हैं, किसी ने ये तो नहीं कहा। देखिए, बात यह है कि हर किसी का अपना एक अंदाज है मैच को और रन्स को देखने का। जब आप 230-32 का मैच खेल रहे हैं और आप चेस कर रहे हैं तो उसमें लोग बाबर से ये तवक्को करेंगे कि वो मैच को फिनिश करें और जीत के जाएं। इसमें कोई शक नहीं है कि बाकी खिलाड़ियों का भी उतनी जिम्मेदारी है जो दीगर बल्लेबाज हैं, लेकिन जो आपका सबसे बड़ा बल्लेबाज होता है उसके बारे में सबसे ज़्यादा बातचीत होती है। अब अगर 70 करेंगे तो लोग उसको 70 ही बोलेंगे, 170 भी नहीं बोल सकते, ना उसको 7 बोल सकते हैं। ऑब्वियसली सी बात है। तो रन्स कब, कौन, कैसे, कहाँ, कितने कर रहा है, किन हालात में कर रहा है, ज़रूरत क्या है उसके मुताबिक कर रहा है या नहीं कर रहा है, इसके ऊपर बात होती है। और जहाँ तक ताल्लुक़ बाबर का है, वो पाकिस्तान के सबसे कामयाब बल्लेबाज हैं आज के दौर में भी, और पाकिस्तान की क्रिकेट टीम में बैटिंग के शोबे में वो सबसे बड़े क्रिकेटर समझे जाते हैं। तो उनकी कारकर्दगी का मयार उनकी टीम की कारकर्दगी के साथ उसका मवाजना किया जाता है, और उनकी टीम की फतूहात में कितने रन्स की ज़रूरत है उसके हिसाब से किया जाता है। ठीक है, 40 पर भी अगर कोई खुश रहना चाहता है तो ठीक है, उसको खुश होना चाहिए
क्योंकि जो उनके परस्तार हैं उनका ये मानना है कि ठीक है 40 काफ़ी हैं तो ठीक है काफ़ी हैं, लेकिन टीम की अगर 70 काफ़ी हैं तो ठीक है काफ़ी हैं। टीम जीती है या हारी है, क्या उस वक्त 40 को 80 में बदलने की, 70 को 120 में बदलने की ज़रूरत थी या नहीं थी? तो ये चीज़ें हैं जिनके ऊपर बात हो सकती है। एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ ये भी हाफिज़ साहब कि आपके रन्स यहाँ भी मैटर करते हैं जहाँ पर आपको ज़रूरत है। समटाइम्स क्या होता है कि आप जिस तरह आप अगर हम रिजवान की कल बात कर रहे थे कि 171 रन उन्होंने बनाए लेकिन मैच हम हार गए। अब ठीक है एक प्लेयर की जिम्मेदारी नहीं है, ये पूरा एक टीम वर्क है, लेकिन जो हमारे टॉप प्लेयर्स होते हैं वो इसीलिए टॉप प्लेयर्स होते हैं कि हमें एक्सपेक्टेशन उनसे ये होती है कि मैच जहाँ फंसेगा वहाँ यही प्लेयर्स हमें उस सूरत हाल से बाहर निकालेंगे। तो फिर आपकी राय उस हवाले से बदल जाती है। हाफिज़ साहब मिक्स मार्शल आर्ट की बात करना चाहूँगी मैं हमारे पाकिस्तान की जानिब से, क्योंकि बहुत अरसे से अगर हम देखते हैं तो मार्शल आर्ट्स का सिलसिला जारी है, लेकिन पाकिस्तान की जानिब से जो है वो एक कोई भी किसी भी खेल को अगर फ़रोग मिलता है तो हमारे लिए एक डेफिनेटली कुछ आइंद बात होती है। तो शाहजेब रिसेंटली अभी विन किया, उन्होंने चैम्पियंस बने हैं मार्शल आर्ट्स के अंदर, और इस हवाले से हाफिज़ साहब क्या कहेंगे आप? देखिए अभी MMA के मैचेस पाकिस्तान में भी हुए थे और दुनिया की इंडिया की टीम भी वहाँ पर आई थी और काफ़ी इंटरनेशनल जो एथलीट्स थे, जो खिलाड़ी थे वो MMA में ठीक थे। पाकिस्तान में मुख्तलिफ सतह पर मुख्तलिफ मुकाबलों में लोग अपनी सलाहियतों का इजहार करते हैं, ठीक है। बाज़ औक़ात आपको नेशनल लेवल पर बहुत खिलाड़ी अच्छे नज़र आते हैं, लेकिन उनको उतनी ज़्यादा सपोर्ट मिलती नहीं है और वो बैन अल-अक़वामी सतह पर उन खेलों में जा नहीं सकते हैं। इनफरादी गेम्स जो हैं उसमें आपको टैलेंट नज़र आता रहता है, लेकिन एक पाथ पे ना होने की वजह से कहीं ना कहीं उसके लिए मुश्किलात कमी होती बेशी रह जाती है। तो जितनी भी MMA भी पाकिस्तान में आप इसको देखते हैं तो मकबूल हो रहा है, वक्त के साथ साथ मकबूल हो रहा है। आपको जगह जगह इसके इवेंट्स भी नज़र आते हैं और अब तो लोग इसको पाकिस्तान में उसके अलावा भी खेलना शुरू कर गए हैं कि जो इवेंट्स के अलावा भी लोग इसमें पार्टिसिपेट कर रहे हैं। रेसलिंग भी उन्हीं खेलों में एक है कि जिसमें लोग अब आगे बढ़ रहे हैं और कोशिश कर रहे हैं कि अपने मुख्तलिफ जगह पर आपको नज़र आएगा कि रेसलिंग मैट जो हैं वो लगे हुए हैं और लोगों ने इसको डिफरेंट अंदाज में इन खेलों के बारे में भी काम करना शुरू किया हुआ है। तो ये जो मुतलका फेडरेशंस हैं या स्पोर्ट्स बोर्ड हैं उनकी ज़िम्मेदारी है कि आप देखें कि जहाँ जहाँ आपके पास मुख्तलिफ खेलों में इस्टेब्लिश प्लेयर्स हैं और उनको पकड़ें और उनकी ज़रूरियात को पूरा करें और उनकी मैक्सिमम जो इंटरनेशनल मैचेस में या इवेंट्स में उनकी शिरकत है उसको यकीनी बनाने के लिए काम करें ताकि उनको पॉलिश करें, उनकी ज़रूरियात को पूरा करें ना, उनके लिए मैक्सिमम जो अपॉर्चुनिटी है हाईएस्ट लेवल पर उसको इंश्योर करने की ज़रूरत है। बिल्कुल सही हाफिज़ साहब, बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग अस। सो एवरीवन, आज के हवाले से क्योंकि इंडिया और बांग्लादेश का टेस्ट भी जारी है, दूसरी जानिब चैंपियंस जारी है, कुछ ही दिन रह गए हैं, अब तो उसके बाद जो है वो रिजल्ट्स भी सामने आ जाएंगे। चैंपियंस कप के हवाले से एक अच्छी खासी अमाउंट अनाउंस की गई है। मेरे ख्याल से अगर हम हॉकी की बात करते हैं तो सिर्फ $100 ही अनाउंस किए गए थे, लेकिन ये है कि अच्छी बात है, क्रिकेट क्योंकि एक इंडिपेंडेंट खेल है, क्रिकेट के अंदर बहुत सारी चीज़ें इंडिपेंडेंटली हो रही हैं, तो क्रिकेटर्स को भी चाहिए कि वो इसका शुक्र अदा करें कि इस वक्त वो फाइनेंशियली प्रॉब्लम्स के अंदर जो है वो इन्वॉल्व नहीं है, उनको हर तरह की सपोर्ट भी हासिल है। अगर हम बात करें दीगर खेलों की तो उनके अंदर बहुत सारी मुश्किलात हैं, बहुत सारी प्रॉब्लम्स हैं, बहुत सारी जगहों पर ऐसे लोग हैं जो चाहते हैं कि वो आगे जाएं मगर वो नाकिस सहूलियात की बायस जो है वो आगे जा नहीं सकते हैं। हाफिज़ साहब का बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच, और इसी के साथ हमें इजाज़त दीजिए, आपसे मुलाकात होती है कल, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।